वेलकम टू द शो नया दौर। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं ताहिर मलिक और इसार राना। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ईरानी सदर का दौरा जो है पाकिस्तान का, वो अहमियत का हामिल तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं हुई है, गैस पाइपलाइन मनसूबा, जो इट्सेल्फ एक अहमियत रखता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं सऊदी अरब, और वो दौरा किस अहमियत का हामिल है, उसकी क्या बेनिफिशियल रीजंस हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि असद कैसर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के जो बानी पीटीआई हैं वो रिहा हो जाएंगे इस मंथ तक, एंड तक, लेकिन क्या सराइयाँ जो है वो कुछ और ही कह रही हैं। और हम बात करेंगे कि IMF के साथ जो एक मुआहिदा हुआ है वो कितना लॉन्ग टर्म है। तो ताहिर मलिक साहब, आप बताइएगा कि जैसे कि अभी ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान पर हैं और आज जो है उन्होंने लाहौर का विज़िट भी किया है, लेकिन इस सारे दौरे के दौरान एक चीज़ जो बड़ी काबिल ज़िक्र है, काबिल तज़किरा होनी चाहिए कि उनका जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो डिस्कस क्यों नहीं हो रहा है और उसकी क्या रीज़न्स है। देखें, वैसे तो ये दौरा जो अपेरेंटली तो बड़ा कामयाब है। जब आप कोई दो मुल्क पाकिस्तान ईरान लेवल के अगर कहते हैं कि हम 10 बिलियन US$ का ट्रेड करेंगे, तो ये दैट्स ए वेरी बिग न्यूज़। मतलब हार्डली मेरा मिलजुल के कोई $2 अरब का ट्रेड है पाकिस्तान और ईरान के दौरान। और वैसे हमारा क्लेम है जी कि हम एक ही मज़हब है, एक ही कल्चर है और सदियों का रिश्ता है, तो ट्रेड में तो लगता है कुछ भी नहीं है। $2 बिलियन तो दुनिया के लिए मजाक है। तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट था। दूसरा ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट था कि इस वक्त ईरान का यहाँ पे पाकिस्तान आने का मतलब है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, क्योंकि ईरान की आइसोलेशन बड़ी है वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाकिस्तान ने मेरा थोड़ा सा दुनिया को अपनी जो ओवरऑल मैं बात करने लगा, मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में एक शिफ्ट ला रहा है, और उस शिफ्ट को अगर आप सिंपली इन 1-2 महीने में देखें ना, तो उसका ताल्लुक बनता है चाइना का, जो ईरान और सऊदी अरब को करीब लाना है। पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया। तो पाकिस्तान ईरान पे भी काम कर रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरब पे भी काम कर रहा है, इस वक्त नवाज शरीफ चाइना पे है। तो ये जो नई ट्रायंगल बन रही है, जो एक थॉट था, और उसमें 100% क्योंकि ईरानी प्रेसिडेंट जो वो आर्मी चीफ से भी मिले हैं, तो इस पे वो जो मशहूर ज़माना खान साहब का फिक्रा होता है ना, 1 पेज, तो इस फॉरेन पॉलिसी नई पे पाकिस्तान 1 पेज है। ये तो एक बैकग्राउंडर है। मैं अब आपके सवाल की तरफ आने लगूँ। अब सवाल ये है कि अमेरिका का पाकिस्तान का मसला ये है कि जो 2013 में जब हमने ये मुआहदा किया, तो उसमें था कि $1 मिलियन यानी कि $10 लाख, इसको आप 300 से ज़रूर दे दें, डेली हम जुर्माना आपको देंगे अगर हम इस पर मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते। तो वो सीधा 18 बिलियन आपके सर पे खड़ा है। अब अंदर की बात ये है कि अगर पाकिस्तान इसको पब्लिक करता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है, तो आप अमेरिका को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये लॉ मौजूद है कि जो ईरान से ताल्लुकात बनाएगा, उनकी अपनी मर्जी उनकी, तो हम आपकी पाबंदी लगा देंगे। और इस वक्त फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट ट्रेड है, जो तजारत है, जो छोटे मोटी रौनक लगी है, वो अमेरिका के साथ लगी है। तो मेरी कोई थोड़ी सी इतलात भी जो मैं आपको खबर की हद तक दे सकता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक साइलेंट सफारतकारी अमेरिका से भी कर रहा है कि जनाब आप हमारी सूरत हाल देखें, हम कोई मतलब हमारा हमसाया है, हमें सस्ती टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमने एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। तो जिस चीज़ों को, बाज़ चीज़ों को आपको ना साइलेंट रखना पड़ता है, और ईरान को भी अपनी सेंसिटिविटी का पता है। मेरी जो सेंस कह रही है और थोड़ी सी खबर भी दे रही है कि पाकिस्तान और ईरान कॉन्शियसली इस चीज़ पे खामोश है, और इस पर बात उन्होंने की है, मगर वो इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान को डर ये है कि इधर वो ना है कि ईरान भी $18 बिलियन का हम पे जो मुकदमा कर दे, अमेरिका पाबंदी लगा दे, पाबंदी लगाने से आपका ट्रेड भी अपना भी एक वे आउट निकालना है। सार साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो गैस पाइपलाइन मंसूबे से पीछे तो नहीं हट रहा? नहीं, वो हट नहीं सकता ना, कैसे हट सकता है? कोई मतलब छोड़ने का वर्ड है कि वो जब चाहे वो हम मुआहदा कर लें, जब चाहे हम पीछे चले जाएं, ऐसा नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब एक फ़ैसला करना है। ऐसे सिसक के आप मर रहे हैं, अमेरिका कहता है ये ना करें, फला कहता है ये ना करें, ठीक है, बापू ने कहा शहर छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तो हम कुछ देवदास नहीं है कि जो हमें जो कहता जाएगा हम करते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि ये वाला दौरा था, ये कोई तिजारती नोयत का दौरा था। $10 बिलियन का मुआहदे करने पे इत्तफाक हुआ है, को हुए नहीं है, ये अभी इत्तफाक हुआ है, ठीक है ना। तो इत्तफाक में वैसे तो बरकत है,
तो आपको नहीं यकीन तो इत्तेफाक फाउंड्री की तरक्की देख लें। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि भाई पाकिस्तान कब तक इस तरह ज़िंदगी हम गुजारेंगे कि अमेरिका इस बात पे खुश नहीं है तो अब चीन इस बात पे खुश नहीं है, अब ईरान को हम बनाएंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। आखिर कब तक हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे? और अमेरिका ने ये धमकी दी है कि वो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा देगा, ठीक है ना। और पाबंदियाँ लगाने के साथ खाली पाबंदियों की धमकी नहीं है, IMF से भी जो हमने पैसे लेने वो अमेरिका बहादुर नहीं जाएगा तो नहीं। तो हमें उनको देखना ही पड़ता है और उनको लेकर ही आगे चलना पड़ता है ना, और हम कर भी यही रहे पिछले कई सालों से। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, ठीक है ना। आपको जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है। मैं बार बार जिस बात पे मैं शोर मचाता हूँ वो ये है कि आखिर हम इस तरह के हालात में पहुँचे क्यों, किसने हमें पहुँचाया? भारत भी तो इस कर रहा है ना ईरान से तिजारत। अमेरिका लगाए भारत पे पाबंदियाँ, क्यों नहीं लगाता? इसलिए कि भारत डाडा मुल्क है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सियासत में उसकी पूरी वो इन है। उन्हें कनाडा में बंदा मारा, जाके अमेरिका में मारा, ठीक है, वो कनाडन भी शोर मचा के अमेरिकन शोर मचा के बैठ गए। क्या कर लिया भारत का आपने? इसलिए कि उसकी एक हकीकत है इस उसमें। हम तो पानी के बुलबुले हैं। हमें अभी आपने तंग करना है, ऐसे ही ग्रे लिस्ट में डाल दें आप, लो जी हम तो गए, फारिग हो गए। अब लगे रहेंगे, जोर लगाएंगे कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आए, ग्रे लिस्ट से निकल आए। तो जब तक कौमें अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, पैरों पे इंसान तब खड़ा होता है जब उसमें गैरत हो। गैरत उसमें तब आती है जब उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल के लोगों का एहसास हो। अगर आपको एहसास ही नहीं है तो आपका क्या जा रहा है? पाकिस्तान गुर्बत में जाए। आप अंदाज़ा करें कि जो मुल्क, आई एम सॉरी हमसे मैं ज़्यादा वो बोल गया, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद भी हमसे बेहतर है। तो हंसी बगैर डिफ़ॉल्ट दे उनसे वो नीचे चले गए। तो हमें कब तक हम इस तरह गुलामों की सी ज़िंदगी गुजारेंगे? कब तक हमारा वज़ीर आज़म बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र कह के पूरी कौम का मजाक उड़ाएगा? ठीक है, अगर पूरी कौम बेगर है, पूरी कौम भिखारी है, तो इसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो अरबोपति खरबोपति क्यों हैं? अगर 24 करोड़ लोग भूखे हैं, 24 करोड़ लोग भिखारी हैं, तो इनके जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं वो खरबों रुपए उनके पास कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ से उनके पास पैसे आ जाते हैं? वो बाहर जाके बंगले बनाते हैं, महल बनाते हैं, कारोबार करते हैं। इसार साहब, पाकिस्तान गरीब है लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं गरीब लगती कहीं से भी। ठीक है जी, आप अपने एंगल से कह सकती हैं, आपके पास पैसे, आप शॉपिंग कर सकती हैं महंगी। तो जो बेचारे नहीं कर सकते, कभी आप उनमें भी जाके ना फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। हम तो मतलब गरीब हैं, हम तो 800 रुपए का सूट भी नहीं लेकर पहन सकते। ताहिर मलिक साहब, आप बताइएगा कि जो बात कर रहे हैं इसार साहब कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद बदतरी की तरफ जा रहे हैं, कि आपको भी सेम लग रहा है? देखिए, वो अगर एक आम आदमी की तो ज़िंदगी डेफिनेटली मुश्किल में है। अगर आप बिलों के थोड़े थोड़े जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा करें तो रिसेंट सालों में जो लोगों की आमदनी इस तरह कम हुई है कि आपका जो घर का किराया है, खाना पीना, 40% की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है आपका खाने पीने पे आ रही है। 40% लोगों पे आ रही है। जो मैं लो इनकम की बात कर रहा हूँ, जिनकी इनकम 30 से 50 हज़ार के दरमियान है, तो उनका 40% खाने पे जा रहा है, 40% उनका रेंट पे जा रहा है। अब आप खुद ही देखें, अगर मेरी 40 हज़ार सैलरी है तो उसमें अगर 30 हज़ार पे तो मेरा बिजली, गैस, ये जो बिल हैं और मेरा अगर किराया चला जाता है तो फिर बाकी ज़िंदगी कहाँ रहेगी? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ये डिस्कशन ही नहीं हो रही। मिडिल क्लास और लो क्लासेस में मुझे लगता है अब शादी वाइबल ही नहीं रही। शादी इसलिए वाइबल नहीं रही कि जो हमारा कल्चर है सदियों का कि औरत घर संभाले, मर्द बाहर संभाले। अब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे हम चले गए हैं। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि आपका कल्चर ही बदल गया। मगर कमिंग टू योर जो पॉइंट है, जो हमारा फॉरेन खारजा पॉलिसी का चल रहा है, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो रियासत है ना, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और फौज, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक शिफ्ट ले रहा है। इस शिफ्ट की फ़िलासफ़ी ये है कि अमेरिका से लड़ना नहीं है, जिसको पंजाबी में कहते खैना नहीं है, मगर आप इसके पहले अपने रीजन में एक्टिव हो जाएं। और उसका सबसे बड़ा साइन है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान आइसोलेटेड है, ईरान का सदर पाकिस्तान में है। मतलब मैं हैरान हूँ कि पहले शहबाज शरीफ सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान,
अब शहबाज शरीफ वैसे तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, ही इज़ अगेन गोइंग टू सऊदी अरेबिया, और अगली खबर ये है कि सऊदी अरब का वली अहद फिर पाकिस्तान आ रहा है। और ये जो सारा कुछ पाकिस्तान की जो रियासत के अहम लोग हैं उनको एक चीज़ की समझ आ गई है कि अगर यहाँ डॉलर ना आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आई, अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस इस तरह रहा, जमूद इस तरह रहा, पीछे इमरान खान बैठा है, वो तलवार हाथ में उसने पड़ी है, पाकिस्तान में बहुत डिप्रेशन हो गया। तो ये जो खारजा पॉलिसी है ना, इसका बुनियादी जो थॉट है, जो सोच है, पता नहीं उस पर अमल क्या होता है। इस पर यही है कि आप रीजन में एक्टिव हों। हमने हमेशा 75 साल से 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका, हमारा सारा लाभ फेर अमेरिका से रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि पाकिस्तान मल्टीपल चॉइसेस की तरफ आ रहा है। इसका ये कतन मतलब नहीं कि पाकिस्तानी रियासत अमेरिका से लड़ने जा रही है। इजहार साहब, ताहिर मलिक साहब तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी दौरे वगैरह विजिट्स हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ईरानी सदर आए हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान जा रहा है सदर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो विज़िट पर जा रहे हैं, आई गेस 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप उस दौरे को कैसे देखते हैं? और उसके बाद एक और जो क्या असर आई है कि उनके जो वहाँ के लोग हैं, वफ्द वहाँ पे पाकिस्तान वापस आएगा, तो ये जो एक चेन सी बन गई है, क्या कोई मुस्लिम इत्तेहाद बनने जा रहा है? कोई स्पेशल जो है वो डिस्कशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मुस्लिम कंट्रीज? देखिए, मुस्लिम इत्तेहाद की तो बात आप सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि माजी में जिन लोगों ने मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की उनको अमेरिका ने निशान इबरत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और अमेरिका ने कह के मारा। तो इस्लामी ममालिक तो हम नहीं ब्लॉक बना सकते, और वैसे भी इस्लामी ममालिक अमेरिकन ब्लॉक में हैं सारी आलमोस्ट, तो सिवाय ईरान के या एक आधा और मुल्क निकालने। हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी जुर्रतमंदाना एक तब्दीली है कि ऐसे क्रिटिकल मौके पे ईरानी सदर का पाकिस्तान आना। हालांकि मलिक कहता है कि बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, उनका पुरतपाक इस्तकबाल नहीं हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए भी कोई बहुत हाई फाई बंदा नहीं गया, ठीक है। फिर वो वज़ीर ख़ारिजा तक नहीं गया, वज़ीर ख़ारिजा तक नहीं गया, तो पुरतपाक इस्तकबाल तो बढ़ गया कि आप एक हेड ऑफ़ द स्टेट आ रहा है और उसे लेने के लिए आप में से कोई बंदा नहीं गया। हालांकि मुझे नहीं पता प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के मुताबिक जब हेड ऑफ़ द स्टेट आए तो कौन जाता है लेने के लिए, लेकिन ये एक बड़ा सिंबॉलिक था कि पाकिस्तान ने उनको उस तरह इस्तकबाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। फिर वो वज़ीर ख़ारजा से मिलने वहाँ खुद गए, वज़ीर ख़ारजा नहीं आए हमारे इसहाक डार साहब, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी कौम के कुड़म है, तो वो क्यों आएंगे भाई? वो वहाँ है, इसहाक डार साहब को चाहिए था एयरपोर्ट पे जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए। तो हम ये जो हमें कर रहे हैं ना कि बड़ा कामयाब और पुरतपाक और मुस्लिम बरादर ईरान है, हमने कोई उनका पुरतपाक इस्तकबाल नहीं किया, बस छुट्टी दे दी, ठीक है ना। अब वो जो आए हैं उसके पीछे क्या है वो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और ये बात भी नहीं मैं मानने को तैयार कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान डिप्लोमेसी कर रहा है। ऑलरेडी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और ईरान में ने वो सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना भी खोल लिया है पहले, अब से कोई 6-7 महीने 8 महीने पहले की बात है। तो ये भी कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश नहीं कर रहे, हमारे गले डाल दी गई कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं। और मैं ये पर ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मौका है। अमेरिका इस वक्त इस रीजन में फंस गया है, वो इसराइल के साथ खड़ा तो है, लेकिन वो इस बात से डरता है कि अगर जंग हुई इसराइल और ईरान की तो अमेरिका की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। वो ये उन्हें ऐलान कर चुके हैं कि अगर इसराइल ने कोई जारहियत इरान के वाले से की तो साथ नहीं खड़े, ठीक है ना। उनकी भी पोजीशन बड़ी, क्योंकि उन्हें अपनी आवाम को भी फेस करना है। चाहे ठीक है वहाँ पे यहूदी पार्लियामेंटेरियन और यहूदी इस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लोगों को जवाब दे हैं। सो पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में अपने माशी मामलात को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन फिर वही बात है कि एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन है। जब हम बहुत अमेरिका के करीब होते तो चीन नाराज़ हो जाता है, चीन के करीब होते तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। अगर हम एक आज़ाद किस्म के लोग होते तो हम कोई नाराज़ हो में क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको बताया ना
कि भारत ने नहीं कर रहा ट्रेड, और ये पाइपलाइन इंडिया तक जानी है, ऐसे ही ठीक है। तो इंडिया ने अपना नाम निकाल लिया, जो इनिशियल मंसूबा था वो यही इंडिया भी था, था, ठीक है ना। और फिर क्या वो इंडिया जो है चाबहार के अंदर उसने ईरान के साथ अपने आप देखें ना, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, अपने मामलात को स्ट्रांग करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और दूसरी चीज ये देखें, दुनिया जो है ना वो चलती है मुफादात पे। दुनिया मालिक जो है उनकी खारजा पॉलिसी मुफादात पे होती है कि हमारे फ़ायदे की क्या चीज़ है, जज्बात पे नहीं होती, ठीक है। ईरान हमारा भाई है, लेकिन ईरान के बॉर्डर से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। आज हम पेट्रोल के ऊपर जो इतना शोर मचा रहे हैं, तो किसी को नहीं पता कि ईरान के बॉर्डर से कितना पेट्रोल आता है यहाँ पाकिस्तान, ठीक है। क्या ईरानी हुकाम को नहीं पता? क्या हमें नहीं पता? ठीक है। और हम ला रहे हैं उसे तहफ़्फ़ुज़ दे के, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल की रिफाइनरी जो पाकिस्तान की है ये वो शदीद क्राइसिस में आ गई है। फिर वहाँ से जो कलभूषण है और बाकी लोग हैं, पता नहीं कितने कलभूषण इस टाइम काम कर रहे होंगे। बलूचिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट है वो पता नहीं कहाँ से उन तक पहुँच रही है। तो ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को तो अपने मुफादात को सामने रख के फैसले करने चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है किसी ताकतवर को कि एब्सोल्युटली नॉट, कह के तो देखें, ठीक है ना। ये ना डराएं कि जी एक ने कहा तो उसे हमने शीशे की जेल में बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक हकीकत है इस रीजन के अंदर, हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। ताहिर मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है इस वक्त डिप्लोमेसी से काम लेना? क्यों नहीं, लाजमी है। देखें दुनिया में जितना जो मॉडल आया तरक्की का वो सारा रीजनल कोऑपरेशन है। अगर आप आसियान देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया 80s में इन्होंने राइज़ किया है, तो सारी रीजनल डेवलपमेंट थी। इसी तरह अगर यूरोप में एक मुल्क में अच्छाई हुई है, अगर इटली में कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसका सारा असर यूरोप पे गया। तो हमारा ही रीजन एक बदकिस्मत है कि हम मुसलसल एक तनाव में रह रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। और दुनिया का ये बड़ा रीजन है, अकेला इंडिया 1.5 अरब है। वो थोड़ी सी अगर आप सिर्फ सिंपली अगर देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमारा एक हमसाया है, दोनों 1 बिलियन प्लस है। यानी कि आधी दुनिया तो हमारे साथ रह रही है। अगर हिंदुस्तान और आप चाइना की पॉपुलेशन निकाल लें तो 7-8 अरब में से तो 3 अरब तो हमारे साथ 2 मुल्क हैं। तो ये दैट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ट्रैवल वाइज, आना जाना, फिर हमारी रूट्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो एक रही है हमेशा से, एक इसकी पैदाइश से एक पॉलिसी रही, क्योंकि हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली, वो अमेरिका चले गए। मेरा ख्याल हमने बैलेंस नहीं रखा। इसकी निस्बत आप इंडिया देखें, इंडिया के भारत से भी इंडिया के अमेरिका से भी उसका एटमी भी मुआहदा है, वो अपना रूस के साथ उसका भी वो तेल लेता है, जिसे राना ने बताया। ईरान से भी उनका ट्रेड है, चाबहार में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है अगर ये अब भी समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके ताल्लुकात सबसे होने चाहिए। किसी एक से ताल्लुकात का ये मतलब नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो मुझे अच्छी बात इस दफ़ा लगी है पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी में कि हमने अमेरिका को फैंड नहीं किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, एक साइलेंस रखा हुआ है। हालांकि अमेरिका ने हल्के हल्के आपको बम चलाए हैं, उन्होंने नोटिस दिए, तो अच्छा आपको रीजन में जाना चाहिए। और मैं बात अब लंबी हो गई, मैं अब आपको एक प्रेडिक्शन देने लगूँ इस प्रोग्राम में। इंडिया में हो रहे हैं इलेक्शन में इंडिया के इलेक्शन बड़े लंबे होते हैं, वो लंबी बात हो जाएगी। 4 मई को मेरा ख्याल है अभी ये चलेंगे 4-5 महीने। पाकिस्तान ने अगला बम जो चलाना वो इंडिया से रिलेशनशिप का ही आप नोट कर लीजिएगा। 3-4 महीने में इस वक्त, क्योंकि मोदी कोई मूव नहीं कर रहा पाकिस्तान के वाले से, वो इलेक्शन में है। अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा पासन बैशिंग भेजते हैं। तो मेरी जो इतलात है इस हुकूमत के अंदर, ये हुकूमत ये इंतज़ार कर रही है इंडियन इलेक्शन का। और आप इंडिया के इलेक्शन के बाद जो नताइज आएंगे ना, पाकिस्तान अप्रोच इंडिया को भी करेगा ट्रेड के लिए। बिल्कुल ठीक। सार साहब, जैसे कि पिछले दिनों हम बयान भी देख रहे थे कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है, उससे जो है हमारे ताल्लुकात उस्तवार होने चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह कोई सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी, जैसे कि ताहिर मलिक साहब ने भी कहा? आप ना हमसाये नहीं बदल सकते, हमसाये जो हैं वो वही रहते हैं। तो क्या हर्ज है कि अगर हम अपने हमसायों के साथ अच्छे रिलेशन बना लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अपने हमसायों पे एक नज़र डालें तो ना हमारे भारत से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन भी हमसे नाराज़ सा है, ईरान के साथ भी हम पिछले दिनों झड़पों में रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो तो वैसे ही जब तक हसीना वाजिद वहाँ मौजूद है, ये सफ़ा फाड़ दे कि हमारे उनके साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी में तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं। हम अपने
तनाज़ात को ख़त्म करके या कम करके ही आगे बढ़ सकते, लेकिन हम अपने तनाज़ात ख़त्म करने पे तैयार नहीं हैं। और मोदी की आप मेरी बात, जैसे मलिक ने एक प्रेडिक्शन की है ना, मलिक और मैं इकट्ठे ही बैठे रहे, शुरू में हमने फाल निकालनी शुरू की थी, तो इसका और मेरा तोता भी मुश्तरका था, तो हाँ 6 घंटे हम दोनों बदलते बदलते, तो तोता पार्ट टाइम काम करता था हमारे पास। तो जैसे इसने प्रेडिक्शन किया, मैं भी आपको एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इन इंतखाबात से पहले भारत पाकिस्तान से ताल्लुकात को ख़राब करेगा, क्योंकि मोदी का जो चूरन है वो एंटी पाकिस्तानी चूरन है जो इलेक्शन बिकता चल रहे हैं अभी हाँ शुरू हो गए ना। तो मोदी इस बार बड़ी तगड़ी उसमें है, उसने इंडिया की इकोनॉमी को 10 साल में उठा के आसमानों तक पहुंचा दिया है, 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। उसके सरबराही में वो चांद के ऊपर वो गए हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, वो गाना गाते थे, वो सचमुच चले भी गए। तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इंडिया की तरफ से एक टेंशन वेंशन पाकिस्तान को दी जाएगी और वो इंतखाबात तक रहेगी, ताकि लोगों में एंटी पाकिस्तान चूरन बेच के वोट जो है वो लिए जा सके। कांग्रेस इस और प्रेडिक्ट भी साहब यही किया जा रहा है कि जो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो भी मोदी होंगे। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, मोदी के पास ना फॉर्म 47 है, ना मोदी के पास इलेक्शन कमीशन है, ना मोदी के पास कोई ताकतवर लोग हैं, ना मोदी के पास जो है सुप्रीम कोर्ट उसके साथ है। मोदी के साथ उसकी कारकर्दगी है, मोदी के साथ उसने जो इंडिया को के लिए कारनामे अंजाम दिए वो हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोर लोग जो जिनकी पैर ज़मीन पे नहीं होते, वो इलेक्शन कमीशन, बड़े इदारे, अदालतों और इस तरह की चीज़ों की बैसाखियों पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो नाअहल लोग होते हैं और वो डिलीवर नहीं कर सकते। मोदी हमारा दुश्मन है, मोदी से मुझे बीइंग पाकिस्तानी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें इंडिया वालों को बहुत पसंद है। सार साहब, ताहिर मलिक साहब, आपने देखा जैसे कि सार साहब ने भी अपनी एक प्रेडिक्शन दे दी है, इस पर आप क्या करें? वो तो है, अगर आप 10 साल में देखें तो मेरा आपसे बिल्कुल एक एंटी इन्होंने प्रेडिक्शन मैं तो आपको पाकिस्तान की एंगल बताया ना, मैंने तो पाकिस्तान का एक डिज़ाइन आपको बताया कि ये इस हुकूमत के जो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से भी रिलेशनशिप है, इंडिया से भी ट्रेड है। अब इंडिया का चक्कर ये है कि इसीलिए ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा पाकिस्तान। ये मैं आपसे कह रहा था ना कि मोदी के लिए ये इस वक्त सेंसिटिव टाइम है, इस वक्त वो कतई नहीं, क्योंकि मोदी ने तो पिछले दिनों बड़ी पाकिस्तान बैशिंग करने की कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि मेरा लिए हमारे जो रीजन के जो पॉलिटिशियन है ना, उनका एक मसला ज़रूर है, इंडिया का भी है। इंडिया की ये सारी तरक्की के बावजूद जो राना बता रहा है 25,000 करोड़ लोग ऊपर चले गए हैं, सारी चीज़ें, आज भी इंडिया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग दुनिया में इंडिया में, आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स बच्चे इंडिया में है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़कों पे सोने वाले जो लोग हैं, होमलेस जिनको कहते हैं, वो इंडिया। उसकी वजह बिकॉज ऑफ द नंबर। जब आपके पास इतना 1.5 करोड़ 1.25 अरब इंसान होगा तो उसमें गरीब भी ज़्यादा होंगे। तो इंडिया में हमारे भी पॉलिटिशियन करते हैं कि आप जब गरीब आदमी को मैसेज देते हैं तो आप उसको अकल का मैसेज तो दे नहीं सकते कि भाई तुम गरीब हो मेरी वजह से, तुम्हें रोटी इसलिए नहीं मिलती कि हुकूमत नाकाम है, तुम्हारे बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते कि हम तुम्हें स्कूल नहीं दे सके। तो फिर हमेशा वो एक ऐसा दुश्मन दे देते हैं जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। मैं कल परसों देख रहा था मोदी का वो पोस्ट देख रहा था, उसने जब कहा कि एक हमसाया हमारा वो ये हो गया वो हो गया, तो जब उसने कहा ना कि वहाँ आटे का मसला हो गया तो लोगों को एक खुशी मिली। चाहे जो भी मसला हो, ताहिर मलिक साहब, उनकी जो इकॉनमी है वो हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने मुल्क के लिए तो कहीं ना कुछ करते हैं। व्यूअर्स, इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई जो है वो जल्द रिहा होने वाले हैं, क्या क्या सराहियाँ की जा रही हैं, क्या होने वाला इस मंथ के एंड तक, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही थी कि बानी पीटीआई जो हैं वो रिहा होने वाले हैं या नहीं। असद कैसर साहब इस तरह की जो है वो क्या सलाहियाँ कर रहे हैं, और उसके बरक्स जो हैं बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। ताहिर मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है इस मंथ के एंड तक, क्या बानी पीटीआई रिहा हो सकते हैं? नहीं, वो ये जो मतलब कैसर साहब की आप बात करें, शायद लंदन में उन्होंने बात की है। इस तरह हर तीसरे चौथे दिन अगर आप पीटीआई की लीडरशिप देखें, पहले तो वुकला से शुरू हो जाए, मेरा हाल है उनके जो अपना खोसा साहब है, मेरा 10-15 दफ़ा कह चुके हैं। अब नहीं, इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी में उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले ही होगा। तो मेरा लिए एक ये
हम मेरा हमारे जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पाकिस्तान की आवाम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो समझते हैं बिल्कुल बच्चे हैं ना, इनकी कोई याददाश्त है, इनको जो बेचते जो चूरन बिकता जाएगा। तो इसको कहते हैं सेलिंग होप, कि आप लोगों को उम्मीद बेचते जाए, नहीं नहीं हीरो आ रहा है, हीरो आ रहा है। तो हीरो कहाँ आ रहा है? हीरो कहीं नहीं आया। पहले कहा जी ईद से पहले आ जाएगा, फिर जुमे के बाद आ जाएगा, फिर साढ़े जुमे के बाद आ जाएगा, असर के बाद आ जाएगा। हीरो ने नहीं आना, क्योंकि मेरे जो मुर्शद पाक हैं अपने फैसल वाडा साहब, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इस निज़ाम में खान की कोई गुंजाइश नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर वो कन्फ्रंटेशन चाहता है, मुहाजरा ही चाहता है, और वो पोजीशन लेना चाहता है, और उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप करप्ट है, ये चोर हैं, ये फराडी हैं, और उसका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के इस निज़ाम ने धांधली करके इनको जिताया है। तो इस पोजीशन के साथ जो भी बयानी है, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो ना किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ ना मुखालफत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो एक जर्नलिस्ट का काम है कि इस बयानी के साथ जितनी देर रहेगा वो जेल में रहेंगे। इसार साहब, आपको क्या लगता है कि इस बयानी के साथ वो ज़्यादा जेल में रह सकते हैं, या मफाहमत की टेबल पर एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा? इमरान खान को समझना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। जब हमें लगता है कि ये प्रोपेगेंडा अपने अरूज पे आता है कि जी मामलात हल हो रहे हैं और खान साहब की डील होनी है, वो एक ऐसा सख्त बयान दे देता है कि वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो अब दूध पीने वाले मजनू हैं, जैसे कोई लंदन चल जाके सैर कर रहा है, अब ECL की जो नई लिस्ट आई है उसमें PTI के आलमोस्ट सारी लीडरशिप का नाम निकल गए कि मौजा करो, जिथे मर्जी जाओ, जिथे मर्जी आओ। ECL का मतलब ये होता है कि आप समझें कि जिसको आपने ये सज़ा देनी है ना कि पाकिस्तान से भागे ना, उसका नाम ECL में डाल देते। लेकिन जब आप ECL से नाम निकाल देते तो इसका मतलब होता है कि अब तेरे पे कोई पाबंदी नहीं, तू जहाँ मर्जी जा। तो जो कल ECL लिस्ट आई है उसमें आप देखें PTI के कितने लोग हैं जिनके नाम निकाल दिए गए। मेरा ख्याल है बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के अलावा ऑलमोस्ट सबके नाम निकल गए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई रिलीफ तो आई है ना। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, ये भी एक रिलीफ के पीछे भी इसार साहब कोई ना कोई सूरत तो हुई हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि इमरान खान की डील हो गई, लीडरशिप की भी डील हो गई है। इसका क्या नुकसान हो रहा है कि इमरान खान का जो बयानिया जो अंदर वो पैदा कर रहा है कि बाहर निकलो, मुकाबला करो, एजिटेशन में जाओ। आप इस तरह का जब बयानिया बना देते हैं कि जी नई नई डील हो रही है, तो फिर हर वर्कर कहता है डील तो हो रही है, तो फिर बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? और वो कामयाबी से आप पत्ता खेल रहे, और इमरान खान को आप एक तरह से उसके बयानी को नाकाम कर रहे। वो ये कह रहा है कि जी आप बाहर निकलें, ठीक है, एजिटेशन करें। जो बाहर की लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, ठीक है। और वो कोई भी हो, आप देखें कैसे सबको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारे अब इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। भी बाहर आ गए हैं, काफी लोग जो हैं वो उनको नहीं, फवाद चौधरी साहब तो अभी इस हवाले से उनको हम नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि उनको कोई ना पार्टी अभी ओहदा मिला हुआ है, ना वो अभी कोई डिसीजन मेकिंग में कहीं अभी फाल कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें अभी जमानतें मिली है, अभी उनके ऊपर बहुत सारे 40 केस हैं उनके ऊपर, जो उनके सज़ा उन्हें वो भी वही मिली है कि वो उन्होंने एक मामूली सा बयान दे के अपनी कोशिश की थी कि वो जान बच जाए, लेकिन और खड़े वो वहीं रहे। तो वो इस तरह तो नहीं होता कि आप ऐसे ही कोई थोड़ा सा ओला करके खड़े रहे, वो खड़े रहे। उनके ऊपर ये भी एक उनका जो सबसे बड़ा जिस पे नाराज़गी हुई कि उन्होंने गैर मुल्की सफ़ीरों को कोशिश की कि इस रजीम चेंज के और उसके बाद के इफ़ेक्ट्स जो हैं उससे आगाह करें। ये बड़ा खौफनाक अमल था अगर ये कामयाब हो जाता, और उन्होंने साबित किया कि वो इमरान से कोई अलहदा नहीं हुए थे। अब ये जो स्टेम लीडरशिप है यहाँ पे, मुझे कहने दीजिएगा कि इनमें से शायद एक आधे को निकाल के सब कंप्रोमाइज हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है। और सब इमरान खान जो अंदर बोल रहे हैं वो बाहर आ ही नहीं रहा। इमरान खान जो कह रहा है वो बाहर कन्वे नहीं हो रहा। इमरान खान जो चाह रहा है वो ये करने नहीं दे रहे ये लीडरशिप, क्योंकि अब ये सब बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। तो आप ये कोई कहें कि जी इमरान खान बाहर आ रहा है, ये सिर्फ वर्करों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है ताकि उनके जज्बात ज़्यादा ना भड़के और वो ठंडे रहें बस। ताहिर मलिक साहब, आपको भी यही लगता है कि जैसे कि अभी सार साहब ने कहा कि इमरान खान जो बात करते हैं वो बाहर उस तरह से आती ही नहीं है, बाहर जो लीडरशिप है उनका अपना एक स्टांस है, वो अपने एक बयानिए को लेकर चल रहे हैं? देखिए, हर बंदे की हर पॉलिटिक्स में एक लाइन होती है, या आप कह सकते हैं कि एक लचक है, सख्त है।
तो खान की जो पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो है फास्ट बॉलर वाली 150 किलोमीटर वाली, और उसकी मेरा हाल है पॉलिटिकल बका भी इसी में है कि वो कंप्रोमाइज़ ना करे। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो क्योंकि उसने जो भी अचीव किया ना उसने वो लड़के किया है, वो एक बॉलर मेंटालिटी है, उसमें सॉफ्टनेस नहीं है। अगर आप देखें मुसलसल 2 साल से जब से हुकूमत से खान निकला तो मुसलसल यहाँ जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। पहले आर्मी चीफ से दू चलती रही, फिर इस्टेब्लिशमेंट से जंग पड़ गई, फिर नवाज शरीफ से तो मुस्तकिल जंग है, जरदारी से भी मुस्तकिल जंग है। तो पॉइंट ये कि खां को ना वो डबल एज है, मतलब एक ख़तरनाक लाइन पे है। अगर इसी पोजीशन पे रहता है तो पॉपुलैरिटी है, अगर वो इससे कंप्रोमाइज़ करता है, ये मैं को खबर नहीं दे रहा, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर वो कंप्रोमाइज़ करके जेल से बाहर आ जाता है ना तो वो आसमान से ज़मीन से भी नीचे चला जाएगा, मेरा ख्याल है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है मैं वैसे पॉजिटिव समझता हूँ, मैं खां का मद्दा हूँ इस हवाले से कि कम से कम डिसऑनेस्ट नहीं है, उसकी एक आपको लग रहा है कि वो बाहर आ जाएगी तो पॉपुलैरिटी लेवल जो है कम हो जाएगा कंप्रोमाइज़ करके। बाहर आने से नहीं मैं कह रहा, अगर वो ये करे कि इस तरह पता लगे, एकदम पता लगे जी कोई अंडर हैंड मुआहदा हो गया है तो ये हो गया। क्योंकि खां अगर आप देखो ना वो राने वाली बात है, राना किसी जहाँ पे भी उसको मौका मिलता है ना, वो भी कोई आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, पॉलिटिक्स में 35 साल, तो वो एक आधी इतनी पंजाबी के अंदर सड़ी बात कर देता है, ऐसी बात करता है, वो बंदा सोचता है कि यार इसको ये क्या किस तरह का सियासतदान है, मगर वो इस तरह नहीं, वो जान के मैसेज कराता है कि सब पाकिस्तान को पता लगे, नो कम्प्रोमाइज़, नो निगोशिएशन, पोजीशन से नहीं। बैरिस्टर गौहर का देखा है आपने आज बयान, वो कह रहे थे कि कोई मुज़ाकरात खुफिया नहीं हो रहे हैं। ये इसीलिए है ना क्योंकि वो आप इस हुकूमत की फेवर में यही चीज़ है कि वो इमरान पे ये दब्बा लग जाए कि ये भी अंडर हैंड हमसे फेवर मांग रहा है, ये भी अंडर हैंड हमसे कह रहा है कि सुलह कर लो, अंडर हैंड कह रहा है मेरे मुकदमात काम कर दो, मुझे बाहर भेज दो, जिस तरह हम जो हमारा 75 साल का मिजाज है। तो यहाँ का तो हैरानगी की बात है, सिकंदर मिर्ज़ा जो यहाँ का सदर भी रहा है, ब्यूरोक्रेट था, वो जब यहाँ पे सुनने में आया कि एक दफ़ा जब जनरल अयूब साहब का ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तान को पे कब्ज़ा करना है तो उन्होंने कामयाबी से कब्ज़ा करके जब किया तो सिकंदर मिर्ज़ा की एक छोटा सा मैं पढ़ रहा था कि उसने एक ही काम कर, उसने कहा पाजी मुझे एक टेलीफोन करना है बस, तो उसने अमेरिकन एम्बेसी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी वाकई ये साहब आ गए हैं, मैं जा सकता हूँ। तो वो पता है कहाँ पर गया था, सिकंदर मिर्ज़ा वेंट टू लंडन और वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट का मैनेजर लग गया। तो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वो तो बड़ी अजीब। इसार साहब, पीटीआई के बारे में आखिर ऐसा ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं? मैंने तो आपको बता दिया ना कि इस तासुर का मकसद क्या है। इस तासुर का मकसद ये है कि पीटीआई के वर्कर्स को कहा जाए कि तुम ज़रा आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं और डील होने वाली है तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की, और आपको क्या ज़रूरत है एजिटेशन करने की। तो इमरान खान जो जैसे मलिक कह रहा था ना, आप लोग ये समझते हैं कि वो इमरान खान जी खिलाड़ी था और कि वो अब वो एक पक्का वो है सियासतदान, ठीक है। उसे पता है कि मैंने क्या करना है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। आप एक बात समझे, इस वक्त पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, गौहर खान और मरवत और ये और वो सारा कुछ, इनका इतना सा वजन नहीं है, एक छिटाक वजन नहीं है इनका, ठीक है। क्योंकि अवाम बराह रास्त इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो वाया मरवत या वाया गौहर के मोहब्बत नहीं करते, वो बराह रास्त इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। और जब इमरान खान अंदर से इस तरह का बयान देता है, जैसे उसने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया और ख़त लिख के उसने कहा कि जी आप तो इंसाफ नहीं कर रहे, तो लोग कहते हैं कि यार वो अंदर बैठ के इतने बड़ी बातें कर रहा है, लोग बाहर जाके ये बातें करते हैं। पहले कहते हैं भाईजान हमें बाहर भेज दें, फिर हम बाहर जाके एकदम इनकलाबी होंगे, चे गवेरा हो जाएंगे और बाहर से हम फिर बयान देंगे। वो यहाँ बैठ के वो खतरनाक बयान दे रहा है जो लोग बाहर देते हुए डरते हैं। सो लोगों की मोहब्बत इमरान खान से बराह रास्त है, वो वाया इनके नहीं है। ये जितने लोग कंप्रोमाइज हो गए उससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सियासत कर रहा है वो आवाम के लिए कर रहा है और आवाम इमरान खान से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी और से नहीं। और ये बात साबित हो गई कि बल्ला छीनने के बावजूद बूढ़े लोगों ने, औरतों ने, बुजुर्गों ने ढूंढ के ना कि कद्दू का निशान किथे, कहते टिंडे का निशान किथे, मोहर लगाई, ठीक है ना। आपने तो सारा सब्जी का सामान उनमें बांट दिया, जहेज का सामान बांट दिया, किसी को कफगीर दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, फिर भी लोगों ने ढूंढ के उस पर निशान लगाए क्योंकि वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। सो इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो बड़ी खतरनाक है,
ठीक है, उसमें उसको कुछ भी हो सकता है और नहीं भी होगा और नहीं होना चाहिए। इसार साहब, बैरिस्टर गौहर ने किसी ने उनसे सवाल किया कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें लोग उस तरह से निकले नहीं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, तो उनका जवाब आगे से ये था कि जब मैं गुजरांवाला गया तो गुजरांवाला में एक बड़ी तादाद थी जो बानी पीटीआई के नाम पर वहाँ पे वोट डालने आई थी और मेरी वहाँ मौजूदगी से उनको कहीं ना कहीं हौसला हुआ है, तो लोग बिलाखिर निकलते तो बानी पीटीआई के लिए ही हैं। नहीं, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इमरान खान से जो अवाम की मोहब्बत है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो किसी तरह भी कम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ताहिर मलिक साहब, आपके जाने पाऊंगी, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है और हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी है, लेकिन आवाम के बारे में कोई भी उस तरह से ऐसा नहीं सोच रहा है, हर कोई अपनी नमेटने में लगा हुआ है? हाँ, मजबूरी तौर पे तो ऐसी है, मगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, जो हमारी आवाम की इतनी उनकी कमी है, उनके मसाइल इतने ज़्यादा कि मेरा लिए पॉलिटिकली अगर कोई भी हुकूमत, चाहे वो शहबाज की हो या इमरान की हो, अगर वो दो इन यहाँ की मेजॉरिटी के इश्यूज हैं, बिल्कुल सादा सी बात है, एक है बेरोज़गारी, एक है महंगाई, अगर आप इन दोनों चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे देंगे, लोगों की और कोई डिमांड नहीं है। मतलब मेरी अपनी होश में मैंने ज़ियाउल हक का दौर देखा है, मुझे तो आवाम ने कुछ 4 पैसे आ गए तो लोग भूल ही गए जमहूरियत को, किसी ने वो राम ठंडे हो गए। 2-2.5 साल बड़ी स्ट्रगल रही, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 77 से 79 तक, तो मैं खुद उस दौर में स्कूल कॉलेज से पढ़ा हूँ, साल छुट्टी हुई, वो पूरी एक स्ट्रगल है, इसका ये मतलब नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों का बड़ा ही बुनियादी मसला है, वो अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं कि उनको एक महंगाई से जान छूट जाए और एक बेरोज़गारी, बच्चे पैदा करते हैं और एक डिप्रेशन है, इसको नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा पैसे जितने कमाते हैं खर्चा ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी अवाम की तो खुशी इतनी आसान है, पूरी दुनिया में कहीं है नहीं। खुशी का मसला तो स्वीडन जैसे मुल्कों में है, खुशी का मसला तो जापान जैसे मुल्कों में है, जहाँ रोटी भी है, बिजली भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, जॉब भी है, तो ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं खुदकशी। सबसे ज़्यादा खुदकशी कहाँ होती है? जापान में होती है, स्वीडन में होती है, लाइफलेसनेस है। जो इस तरह के मुल्क होते हैं ना, हम जैसे जहाँ पे 1/3 बिलो पॉवर्टी, 2/3 गरीब, दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी का मरज़ पाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो जिगर के मराज हैं पाकिस्तान, पीने के पानी का मसला पाकिस्तान, अब तो शुगर में भी हम तीसरे पे आ गए हैं, हर बीमारी में हम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये हुकूमत, मैं लोगों की पॉलिटिकल एनालिसिस, मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा रिलीफ दे दे महंगाई में और थोड़े से हालात बेहतर हो जाए, तो लोगों की इतनी सी डिमांड है। ताहिर मलिक साहब गए तो हैं IMF के साथ तवील मुद्दती मुआहदा करने, जिसके लिए हुकूमत भी काफ़ी पुरुम्मीद है, कहते हैं कि बड़े मसाइल हल हो जाएंगे अवाम के इस तरह से, लेकिन इवेंचुअली तो कर्ज और सब कुछ अवाम पर ही पड़ रहा है ना। मसलन क्या हल करेंगे, मतलब अवाम का क्या हल करेंगे? IMF तो ये मतलब ये जी भी उन्होंने फ्रॉड रखा हुआ है। IMF एक बैंक समझ लें आम जुबान में, आप किसी के पास जाते हैं, IMF का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसका रेट जो है ना सूद का ज़रा कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम है। पॉइंट सारा ये है कि IMF ने पाकिस्तान चलाना है। अगर IMF ने मेरी ज़िंदगी बेहतर करनी है, राना के बच्चे की ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो मुझे तो शर्म आनी चाहिए ना अपनी रियासत पे होने पे। तो असल में चक्कर बिल्कुल आसान सा है। तकरीबन हम कोई 9,000 अरब के करीब ना टैक्स इकट्ठा करते हैं वहाँ से, और इसमें मैं आपको बता दूँ दुनिया में हम सबसे ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्स लेने वाली रियासत है। हम इतना, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, हम जालिमाना किस्म के टैक्स लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से। आपको अगर शक है तो सिर्फ एक बिजली का बिल, टैक्स बढ़ेगा, बिजली का बिल सामने रख लें, बिजली का बिल सामने रख लें, बिल पे आम बंदे को भी समझ आती है, लिखा होता है 3,000 की बिजली, कर के जब आप टोटल करते तो 9,000 होता है, बाकी 6,000 की समझ ही नहीं आती। व्हाट इज़ दिस? मतलब टैक्स में आप नंबर 1 है, 9,000 से ज़्यादा अरब का आप टैक्स लेते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूं, आपके जो अखराजात है ना, वो 16 से 17,000 अरब के हैं। हर घर में शादी होती है तो क्या होता है, बीवी की क्या जिम्मेदारी है कि खामन की 1,000 आमदनी है तो 1,000 में घर चलाए। मुझे इससे ज़्यादा आप कोई बेशर्मी बता दें हमारे हुक्मरानों की कि जो आमदनी है उससे डबल खर्च कर देते हैं, तो जूते हमें पड़ते रहते हैं। हमें IMF के ध्यान लगा दिया। और मुझे बताओ ना ज़रा कि कितनी पंजाब पुलिस का बजट है। मुझे खुदा के लिए सिर्फ पंजाब पुलिस के बजट के बराबर मेरे बच्चों को बजट कर दो, तलीम का बजट कर दो। कभी सुना आपने उसका नाम? पाकिस्तान की जो रियासत है, सब जो फेडरल हुकूमत है, वो कि ठीक है 18वीं तरमीम आपने कर दी, मेरे 40-50 अरब रुपए ऐसे सारी तलीम पे पैसे लगाती है। बरातर 2 दुकाना नहीं 50 अरब रुपये। तो आप देखें ना, खराजा सारे अपने हैं, अपनी गाड़ियाँ, अपनी एयर कंडीशन, अपना पेंशन अपनी तरह है, और आवाम को। अच्छा मलिक साहब, मैं आपको मजीद बात बताऊँ। देखिए, दुनिया के कोई एक मुल्क आप बता दें जो कर्जा लेके कामयाब हुआ? कोई भी नहीं, ठीक है ना। अमेरिका बहादुर दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क है, मेरा ख्याल है कि $1 ट्रिलियन देने, लेकिन अमेरिका ने अपनी जो इकॉनमी
और अवाम, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आने दिया। हम 100 रुपये का अगर मोबाइल कार्ड लेते हैं तो हम उसमें 35-40 रुपये तो हुकूमत को दे देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं 300 रुपये का, तो उसमें से 150-200 रुपये तो हुकूमत को टैक्स दे देते हैं। सांस लेने पर टैक्स बिजली जो है, बिजली का हम 1 यूनिट जो है इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 40 रुपये तो हुकूमत टैक्स ले रही होती है। पानी जो हम पी रहे होते हैं उसमें हुकूमत टैक्स ले रही होती है। हम बाहर निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं, टैक्स तो अभी इसार साहब अभी जो है ना टैक्स तो अभी और भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कोई एमनेस्टी नहीं आएगी। सुन लेना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से लीजिए, उसके बाद ब्रेक। नहीं आप ले लें ब्रेक, फिर उसके बाद नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है एमनेस्टी स्कीम जो बिल्कुल नहीं आने वाली है, लोगों पर मजीद कर्ज का बोझ पड़ेगा। इसार साहब आप बात कर रहे थे उस टाइम। देखिए, जो बात मैं ब्रेक से पहले कह रहा था ना कि हम तो अपने हिस्से का कर्ज दे रहे हैं, हम तो अपना हिसाब चुका रहे हैं, हम तो हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। एक लाइट चली इसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, मोबाइल हाथ में है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, खाना खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, हम क्या कहते हैं पेट्रोल डलवाते हैं उस पर भी टैक्स दे, हम तो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। हम और क्या दें, जान दे दें हम अपनी, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। लेकिन मुझे बताएं कि आज तक जो एलीट क्लास है, जो ताकतवर तबका है, उसको भी कोई प्रेशर आया, हीट पहुंची उस तक? उनको तो कोई हीट नहीं पहुंचती, वो तो वहीं खड़े होते हैं। अब आज आलम ये आ गया है पाकिस्तान के अंदर कि लोगों के पास जिंदा रहने का जवाब नहीं बचा। भाई साहब, मैं कल, ये मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, कल मैं कहीं कुछ चीज ले रहा था तो एक 7 साल का बच्चा, इतना सा, उसने पॉपकॉर्न वगैरह पकड़ रखे थे। खुदा की कसम इतना खूबसूरत बच्चा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उसको बुला के, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने उसके साथ क्या किया, वो तो ऐसी छोटी बात होगी। मैंने इस मोबाइल पे उसका एक छोटा सा इंटरव्यू किया। अच्छा, क्या नाम है आपका और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा पैसे जी मैं अपनी माँ को देता हूँ, हमारे घर में यूं है और यूं है यूं है। जुमला सुनिएगा, आपका दिल जो है ना हिल जाएगा। जब मैंने ये बंद कर दिया तो मैं निकलने लगा तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मेरी एक बात सुने। मैंने कहा क्या? कहता है ये कहीं आप कहीं चढ़ाओगे? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे उसने कहा कि आप ना ऐसा ना कीजिएगा। अब जुमला सुने। मैंने कहा कि भाई क्यों ना करूं? तो कहता कि सर हम इज्जतदार लोग हैं, तो मेरी वीडियो जाएगी, मेरा बाप को बहुत एम्बेरसमेंट हो जाएगी। किस कदर लोग नहीं, बात समझे आप कि क्या हम अपनी आने वाली नस्ल को इस सतह पे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इतना बेबस कर रहे हैं कि वो इस बात से डर रहे हैं कि यार हमारी इज्जत भी है, मेरे बाप की एक इज्जत है मुआशरे के अंदर, और हम किस तरह उन लोगों को जलील कर रहे हैं। आप चीन जा रहे हैं, आप जुनैद साहब को साथ लेके जा रहे हैं। जुनैद साहब का क्या रोल है इस दौरे में, मुझे बता दें, सिवाय इसके कि वो ताकतवर उमरा के औलादों में से हैं। ठीक है ना? वो बच्चा जो 7 साल का जो निम्को बेच रहा था, उसका क्या कसूर है इस मुल्क के अंदर? रियासत पाकिस्तान उसको क्यों नहीं तहफुज दे रहा? उसका ख्याल क्यों नहीं करता? उसका तो बाप मर गया मेहनत कर करके, मजदूरियां कर करके। हम और क्या नहीं बताएं हम इस रियासत पाकिस्तान को? रियासत पाकिस्तान हमारे साथ क्या सलूक कर रही है? वो हमेशा तगड़ों पे, ताकतवरों पे हाथ रखती है, उनको फैसिलिटेट करती है, चाहे वो खजाना लूटे, चाहे वो कुछ भी लूटे, उनको हाथ रखती है उनके ऊपर। लम्हा फिक्री है इसार साहब। ताहिर मलिक साहब वो तो कहते हैं कि हम जो है अपने जाती खर्चे पर जा रहे हैं, जाती खर्चे पर जा रहे हैं। अगर गए हैं तो अच्छी बात है, मगर थोड़ी सी मिक्स किस्म की इन्फॉर्मेशन है। देखिए चाइना का जो सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा समझ लें। चाइना का जो चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी होता है ना, असल वहाँ का बादशाह सलामत वही होता है। वहाँ पे भी तो मेरा ख्याल है कहीं कुछ ऐसी भी सुनने में आया कि उनको पार्टी ने बुलाया, उनकी दावत भी है उनकी तरफ से। तो क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि मैं भी पार्टी का कायद हूँ, तो वहाँ पे भी जो पावर है ना, जो चाइनीज सिस्टम है ना, वो कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ होता है ना, बेसिकली बाकी सारा सिस्टम उसके मतहत होता है। तो उस हवाले से एक उन्होंने एक ऑनर भी दी है नवाज शरीफ को। दूसरी पैलर ये भी इस तरह की खबरें हैं क्योंकि ये फैमिली जो है, आपको पता है इनकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, सऊदी अरब में भी इनका बिजनेस है, इवन के लंदन में भी बिजनेस है। और अगर जुनैद साथ गया तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये अपने लिए भी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो चाइना, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, बल्कि दूसरी बड़ी इकॉनमी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर मैं समझता हूँ मैं मैंने शुरू ओपनिंग की थी, मैंने वहाँ से आपको एक पॉइंट भी दिया था कि पाकिस्तान एज ए रियासत जो है ना एक डायरेक्शन में जा रही है। उस डायरेक्शन का मतलब है चाइना, ईरान, सऊदी अरब, इस पे काम किया जाए, इनसे इन्वेस्टमेंट ली जाए, इसी से CPEC-2 पे काम किया जाए, सऊदी अरब से भी पैसे लिए जाए। क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? डॉलर की कमी। डॉलर की कमी का मतलब है डॉलर महंगा, डॉलर महंगे का मतलब है बिजली महंगी, बिजली महंगे का मतलब है बेरोज़गारी। तो पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा ना बुरी तरह फंसा हुआ इस वक्त। तो इसको वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, अंडरस्टैंडेबल है। ये एक ही पॉलिसी है, बहुत समझदार है। ये तो 75 ईयर्स की पॉलिसीज क्या है? ये तो हमें सारा इन्होंने तमाशा लगाया। पॉलिसी ये है बाहर से जाएँ, बाहर से वो कर्जा ले गए हैं, कर्जा लेके अपना हुकूमत चलाते जाएँ, फिर हम बिलों की सूरत में वापस करें। मुझे बता दें इसमें कोई चीज़ मुझे नहीं दिखा दें। भैया आपने स्वाय लोन लेने के, अगर आप देखते जाएँ, मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। खान साहब हैं, सबका परफॉर्मेंस एक ही है। खान आया किस साल में आया? 2018 में आया। 2018 तक पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2018 तक जितना लोन लिया था ना, खान ने 2018 से लेकर अपने 3 साल में पूरा कर दिया। यानी कि उससे पहले तकरीबन 68 ईयर्स में जितना हमने लोन लिया था, खान ने 3 साल में 3.5 साल में पूरा कर दिया। और खान का गिरेबान कितों पड़ी है? शहबाज शरीफ ने उसका रिकॉर्ड 3.5 साल का 18 माह में तोड़ दिया। ये तो हमारी, जरा मेरा पॉइंट आप गौर करें, ये बिल्कुल इतनी स्पीड से लोन ले रहे हैं हम। यानी कि अगर राना आया 3 साल के लिए, इसने 100 रुपये लिया, तो जब ये कर्जा ले रहा है तो सबसे ज़्यादा मैं तनकीदकार हूँ। जो ही मैं पावर में आता हूँ तो मुझे भी लोन लेना पड़ता है। सच ये है कि हम सारा रियासती निज़ाम कर्ज़ों पर चला रहे हैं और उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है हमारा। इसार साहब, उधार ले लेकर आखिर कब तक पाकिस्तान चलेगा? देखें, जो मलिक बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान ने कर्जा लिया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, ना मैं इमरान खान को कसूरवार समझता हूँ ना शहबाज शरीफ को समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अपने घर चलाने के लिए कुछ तो करना है, ठीक है ना। और अब ये घर नहीं चल सकता, आप पे तो सूद इतना हो गया कि असल रकम तो भूल जाएं आप कि वो आपको मिलेगी, आप वो उतारने की पोजीशन में है। आप तो सूद उतार दें हर साल, तो वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी 1 अरब डॉलर का हमने सूद उतारा है, मेरे ख्याल इसी महीने उतारा है। तो हम तो 1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए उल्टबाजियां खाते हैं, और एक तरफ हमने वो सूद जो है 1 अरब डॉलर का देना है। ये हम ऐसे सर्कल में फंस गए हैं जिससे इस तरह नहीं निकला जा सकता कि IMF से 8 बिलियन डॉलर का आप पैकेज ले लें तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके क्या कारखानों की चिमनियां धुआं उगल लेंगी? क्या आपके खेत तो जो बम्पर क्रॉप देते रहेंगे? क्या आपकी फैक्ट्रियों में लोग दिन रात काम कर सकेंगे? आपने बिजली इतनी महंगी कर दी कि जो यहां पे मल्टीनेशनल कंपनियां थी उन्होंने अपने कारोबार वाइंड अप करना शुरू कर दिए, और वो मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश चले गए। पाकिस्तानी लोग हैं जो बांग्लादेश के अंदर जिनकी फैक्ट्री हैं। इतना खौफनाक बात है ये। अभी तो आगे गर्मियां आ रही हैं, मजीद बिल आएंगे, मजीद रेट्स बढ़ेंगे। खाली बिलों को छोड़ देना, तो बिलों का क्या, बिल तो आए ना। मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इन सारे में मैं बार बार कहता हूं कि अगर कभी कोई पाकिस्तान में आदिल हुक्मरान आ जाए और आदिल चीफ जस्टिस आ जाए और वो सिर्फ एक आज़ाद कमीशन बना के ये देख ले कि किस किस दौर में कितना कर्जा आया और उस दौर के हुक्मरानों के जायदादें कितनी बड़ी, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि वो कर्जा कहाँ गया, किस तरह इस्तेमाल हुआ। मेरा तो बच्चा पैदा हो पैदाइशी वो मकरूज है, इनका बच्चा पैदा हो तो पैदाइशी खरबोपति है, क्योंकि उनके वालिदैन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि इंसाफ करें, इंसाफ करें, इंसाफ करें, अवाम को शरीक करें रियासत में, अवाम की बात को अहमियत दें। फिर अगर अवाम की मर्जी का कोई लीडर आता है और वो ये कहता है ये भूखा रहना है, तो लोग रह लेंगे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब कहें भूखा रह लें तो लोग उनसे कहेंगे कि भाई तुमने तो जो हमजा साहब ने बर्फानी शेर पाले हुए, उनकी खुराक ही ऐसी है कि हमारे पूरा घर उतना टब्बर खाना नहीं खाता जितनी वो खा लेता है। क्यों मानेंगे वो लोग? लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसका उन्हें पता हो कि बेईमान नहीं है, ठीक है ना, तो वो अगर कहे कि भूखा रहना, तो उन्हें पता है ये भी रहेगा भूखा, और रह लेंगे। लेकिन अगर आप निज़ाम ही ऐसा बना देते हैं ताकत का
जिसमें ताकतवर आदमी जो है वो हर तरह से बायहुक रुक ऊपर आके बैठ जाता है, तो अवाम का रियासत पे कितना एतमाद रह जाता है, ये भी एक सवाल। कोई एतमाद नहीं रह जाता। इसार साहब, मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता होता है, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है, तो अगर ये आखिरी रास्ता है तो इसका मतलब कि हम तो बिल्कुल नहज पे खड़े हैं, बिल्कुल आखिरी उस पे एज पे खड़े हैं हम लोग। किस तरह से आगे मामला सेटल डाउन होंगे? आगे ये कहते हैं कि हमने और कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, कोई रिलीफ पैकेज नहीं देना, आवाम पे हम कर्ज का मजीद बोझ डालने जा रहे हैं। नहीं, वो मैंने आपको शुरू में बताया ना, खरी उम्मीद इसलिए कि अगर लेट से अगर आप 100 रुपये मेरे से लेते हैं तो मैं आपको कहता हूँ 10% सूद दें। आप राने से जाते हैं, वो कहता है 15% आपसे सूद लूँगा। वो किसी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कम जो सूद है ना, जो शराइत हैं, वो IMF की हैं। तो ये IMF, मेरा पॉइंट ये कि IMF से जान छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि हम IMF से लड़ें, चले लड़ लें आप जो मर्जी। IMF से जान छुड़ाने का मतलब हम अपने पाँव पे खड़े हों, हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। मसलन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो बहुत बुनियादी बहुत बड़े मसले हैं, मेरी राय में वो सबसे बड़ा मसला है, वो हमारे अपना मसला है। हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ने वाला मुल्क है। जितनी हम तरक्की करते हैं इतनी गई गुआची नहीं है, मगर हमारे फ़र्द बनने से हमारी आमदनी भी कम हो रही है, हमारी ज़रूरतें भी कम हो रही हैं। आगे चलते हैं, आबादी भी हमने कभी सोचे नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं हमने रखी हुई। फिर यार मुझे बताएं, 2024 में 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जाता। अब ये सड़कों पे जाएगा तो ये क्रिमिनल बनेगा, इसके लिए पंजाब पुलिस पर लानी पड़ेगी, फिर पुलिस की रिश्वत अलग है, उसके लिए एयर कंडीशन भी लाना चाहिए, उसके लिए गाड़ी भी चाहिए। तो पॉलिसीज आखिर कौन बनाएगा, कब बनेगी? पॉलिटिशियन ने बनानी है ना, कब बनेगी? इस तरह ही बनेगी ना। हम लोग, मीडिया का क्या काम है? हमारा यही तो काम है कि हम इश्यूज जो हैं डिस्कस करते रहें ताकि एक राय अमा बने। तो हमारे यहाँ मेरा हाल बेसिकली जो फ्लॉ है ना, हमें अपनी ऐसी इकॉनमी बनानी पड़ेगी। मसलन अगर हम एग्रीकल्चर पे बिलीव करते हैं तो देखें, अब मैं छोटी सी अब बड़ी एक अजीबोगरीब आपसे बात करने लगूँ। इंडिया में इंडियन पंजाब बिल्कुल सर पे चढ़ गया इंडियन रियासत पे, एक्सट्रीम वहाँ पे टेररिज्म था और लेने के देने पड़ गए इंडियन स्टेट को। इंडिया ने क्या काम किया? इंडिया ने ईस्ट पंजाब में सिर्फ एक काम किया, सारे बाकी डंडे सोटे के अलावा। उन्होंने कहा जनाब हमने ना काश्तकार को बिजली फ्री कर दी। राणा साहब जरा सुनो, जरा जहानत क्या होती है। उन्होंने कहा हम आपको बिजली फ्री देते हैं। अब जो सारा ईस्ट पंजाब इंडिया के ख़िलाफ़ था कि हमने खालिस्तान बनाना है, हमने ये करना है वो करना है, जब उनको पता लगा बिजली फ्री हो गई है, वो एग्रीकल्चर में आ गए। जनाब आपने कनक बनाई, आपके पास इतने पैसे आ गए, तुमने चावल पैदा किए, तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए। और उन्होंने एक सेपरेशन, जो एक अलहदगी की मूवमेंट थी, उन्होंने फ्री बिजली करके उसको ना कवर कर लिया। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने 20-30 साल पहले एक काम किया। चाइना ने कहा जो इंडस्ट्री लगाएगा हम बिजली फ्री देंगे। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड ही चाइना के पास है। चाइना ने दुनिया को इतना अपाहज कर दिया है कि लोग कहते हैं कि चाइना कहता है दुनिया कोई काम ना करे, हम सिर्फ चीज़ें बनाएंगे, हमें पैसे दो। तो यह रियासतें इस तरह करती हैं। आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगी कर दी, आपने बिल महंगे कर दिए, तलीम आपने टगे की कर दी। पास क्या नहीं हमारे पास ताहिर मलिक साहब, पाकिस्तान ज़राअत है, हमारे सब कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद प्लानिंग नहीं है। ये सही बात है, हमारे पास प्लानिंग प्रूनिंग कोई नहीं है। मतलब आपको पता है कि IMF ने पाकिस्तान को उन 6 ममालिक में शामिल कर लिया जो गरीब तरीन मुल्क हैं दुनिया के। अभी जो उन्होंने किया, और आप अंदाज़ा करें कि जो अभी बिस्मा कह रही थी हमारे पास क्या नहीं है, मेरा ख्याल है को अकल नहीं की, वही मैंने प्लानिंग ही नहीं, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास दर्द दिल रखने वाले वो हुक्मरान नहीं है, हमारे पास वो पॉलिसी साज नहीं है जो आने वाले चैलेंजेस को सामने रख के पॉलिसीज़ बनाएं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने कातिलों को, जिन्होंने इस इकॉनमी को बार बार कत्ल किया अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए, अपनी बोटी के लिए कौम के बकरे ज़िबा करवाए, हम बार बार लाके उनको बिठा देते हैं और बिठा के कहते हैं कि यही हल निकालेंगे। भी हम ऐसे करेंगे। अच्छा, जल्दी से आते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। PTI वाले जो हैं तकरीबन 2 साल पुरानी तकरीर को एडिट करते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बयान दिया है, तो ये कब तक इल्जामात का सिलसिला चलता रहेगा? ये उन पे इल्जाम लगाते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं। मलिक साहब को पूछें, क्योंकि मलिक साहब ये जो है ना फेक न्यूज़ का कारोबार बड़ा डेंजरस है। आपको इन्होंने किया ये है कि जहाँ पे उसने लफ्ज़ बोला था ना साद ने, नवाज शरीफ, वहाँ पे इमरान खान का कह दी, वो ये कह रहा था कि आप किसी को नाहल करके ना सियासत नहीं किसी की ख़त्म कर सकते, मतलब वहाँ पे हमने इमरान खान का लफ्ज़ लगा दिया। तो अब वो मैं तो इतनी नहीं समझता, IT में इतनी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि यार राना तो बड़ा फजूल आदमी है, तो
वो मैंने इसको मोहब्बत से कहा, आप मेरा वो फिक्रा ले लें, राना की जगह आप नवाज शरीफ का लफ्ज़ डाल दें, तो वो इस तरह करने से सिर्फ 12 घंटे आपकी वैल्यू बनती है। अब नुकसान क्या हुआ, उसने फ़ौरन ट्वीट कर दी, साथ ने कहा ये मेरी ट्वीट नहीं है, आज उसने कहा मैं केस करूँगा, तो 12 घंटे। अच्छा, इसके साथ कल और भी कॉमेडी की है PTI ने, सॉरी, कह दिया जी कि जी वो ईरानी सदर हैं वो जेल चले गए, इमरान से मिलने रो पड़े हैं वहाँ पे 4 घंटे के लिए। यार खुदा के लिए सच सच ही होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। योर पॉइंट में जल्दी से कोई नहीं, मेरा कोई पॉइंट वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो आप बीज बोते हैं वो काटते हैं, ये ऑडियो वीडियो ड्रामे जहाँ से शुरू हुए आज उन्हीं के सामने आ रहे हैं। बस मैं तो इतना कहूँगा, जो उन्होंने किया वो सामने भुगत रहे हैं आप। बस इसार साहब, ये तो हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सोचना चाहिए कि खुदारा आवाम का सोचें और आवाम की बेहतरी के लिए जो है हम सब कुछ करते हैं और आवाम की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए। इस प्रोग्राम से फिलवत के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।